साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री का टॉपिक चला हुआ है और मंत्रियों के दायित्व पढ़ेंगे आज। जो हमने अनुच्छेद 75 पढ़ा था पिछले लेक्चर में, उसमें हमने सामूहिक उत्तरदायित्व का जिक्र किया था। अनुच्छेद 75 के दूसरे खंड में वैयक्तिक उत्तरदायित्व था और तीसरे खंड में सामूहिक उत्तरदायित्व था। दोनों को विस्तार से समझते हैं कि ये सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या होता है। यानी मंत्रियों के दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिनिस्टर्स, तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो सामूहिक उत्तरदायित्व की जब बात आती है तो सबसे पहले तो ये कि इंग्लैंड में संवैधानिक परंपराओं पर आधारित है और भारतीय संविधान में हमने वहीं से इसको लिया है। तो अनुच्छेद 75(3) को पहले देखें हम। जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है वो अनुच्छेद 75(3) के खंड से निकलता है। यह उसमें स्पष्ट लिखा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होगी। तो सामूहिक क्या है? देखो, सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ समझना पड़ेगा। इसके दो अर्थ समझेंगे हम स्पष्ट रूप से। पहला अर्थ तो यह है कि मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मंत्री परिषद का सामूहिक निर्णय माना जाएगा। मंत्रिमंडल शब्द मैंने यूज किया, अभी व्यवहारिक बात बता रहा हूं मैं। वैसे तो मंत्रिमंडल अनुच्छेद 352 में ही है। मंत्रिमंडल निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी संस्था मान लो आप। वैसे मंत्री परिषद बड़ी संस्था है। मंत्री परिषद में ज्यादा मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद का एक छोटा सा हिस्सा मंत्रिमंडल होता है, लेकिन जो सारे बड़े मंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल कहलाता है। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं सारे, उनको मिला के हम कैबिनेट बोलते हैं, मंत्रिमंडल बोलते हैं। तो मंत्री परिषद बड़ी संस्था है, कैबिनेट छोटी है। पावर व्यवहार में देखें तो मंत्रिमंडल में। तो मंत्रिमंडल ने कोई निर्णय ले लिया। इसको साधारण समझो आप कि जब कोई भी सरकार कोई भी काम करती है तो पहले मंत्रिमंडल की बैठक होती है। मंत्रिमंडल की बैठक में विचार विमर्श किया जाता है। स्पष्ट रूप से सामूहिक रूप से सब बैठ के विचार विमर्श करते हैं। उसमें कुछ बात हो गई, कोई चर्चा चल रही है, आपको कुछ कहना है, आप सहमत हैं, आप सहमत नहीं हैं। हो सकता है कि मंत्री परिषद के कुछ सदस्य किसी निर्णय से सहमत ना हो, लेकिन ये सारी बातें मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर ही आप उसको व्यक्त कर दो, उसके बाहर नहीं। जब चर्चा चल रही है, आपके विचार अलग है, जो बात चल रही, तो आप अपनी बात रखो वहां पर। यदि मंत्री परिषद ने कोई निर्णय ले लिया, मंत्री परिषद ने फाइनली निर्णय ले लिया, तो फिर कोई भी जो मंत्री है उसका वो सार्वजनिक स्तर पर उस निर्णय का समर्थन करना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि वो सरकार का निर्णय है, किसी मंत्री का नहीं है। भाई चाहिए मान लो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग से संबंधित कोई निर्णय लिया गया है, तो केवल शिक्षा मंत्री का निर्णय नहीं है, वो पूरी सरकार का निर्णय है, पूरी कैबिनेट का निर्णय है, मंत्री परिषद का निर्णय है। आप देखो, कोई भी चर्चा होती है, आप ये कहोगे तो ये फलानी भाजपा सरकार का निर्णय है, ये मोदी सरकार का निर्णय है। तो किसी मंत्री का व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, वो निर्णय उस कैबिनेट का माना जाएगा, उस सरकार का माना जाएगा, उस पूरी सरकार का सामूहिक निर्णय माना जाएगा। आप उससे सहमत नहीं है तो वहीं बता दो। आपकी बात माने तो ठीक, ना माने तो ठीक। वहां पर आपकी बात मान लो नहीं मानी गई वहां पर, और वो डिसीजन ले लिया, आप उससे नाराज है, तो नाराज है तो सीधी सी बात, भाई अपना त्याग पत्र दे दो, आपकी नहीं बनती है तो। आप निर्णय लेने के बाद उस मंत्री परिषद की बैठक के बाहर उसकी बुराई नहीं कर सकते, नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकते। सरकार में हो, आप अपनी सरकार के उस दायरे में बंधे हुए हो,
आपका निर्णय सामूहिक निर्णय है। तो फिर मंत्रिपरिषद से आप इस्तीफा दे दो, आपकी नहीं बनती है तो आप फिर खूब बोलो, खूब विचार रखो अपने। इससे पहले आप उसमें आप अपने सरकार के निर्णयों का विरोध नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए मानो आप 1953 में डॉक्टर अंबेडकर थे, उन्होंने हिंदू कोड बिल पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों के साथ उनके मतभेद थे, त्यागपत्र दे दिया, नहीं बना विचार, भाई उनकी बात नहीं मानी गई, हट गए। सीडी देशमुख थे, राज्यों का जब पुनर्गठन की नीति बनी तो मतभेद हुआ, त्यागपत्र दे दिया। आरिफ मोहम्मद है, उन्होंने मुस्लिम महिला तलाक से बचाव का जो अधिकार था 1986, उसके विरोध में त्यागपत्र दे दिया। तो आप अच्छा, त्यागपत्र देने का भी देखो कारण बनता है। आप जनता से जुड़े हुए हो, जनता में आप जनता से जीत कर आए हो, जनता ने आपको जिताया है, जनता में आपकी क्या वार्तालाप हुई है, किस विचारधारा पे जीते हो, जनता जानती है, आप जानते हो। आपने जनता से कोई वादा कर रखा है और यहाँ मंत्रिपरिषद में आए तो वहां पर वो उस वादे के खिलाफ ही चर्चा चल रही, सरकार उस जो आप जनता से जिस मुद्दे पर जीत कर आए हो उसके खिलाफ ही बात चल रही है। आपने कहा नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको जनता ने आपको बनाया है, आपको वो बात सहन नहीं हो रही है जो मंत्रिपरिषद चाह रही है, आपकी सरकार चाह रही है, आपको वो बात बुरी लग रही है, अखर रही है, क्योंकि आपकी जनता ने जिस जनता ने आपको वोट दिया था वो बात हो सकता है उस जनता के खिलाफ हो, या उनको चोट पहुंचाए, वो बात उनकी किसी नीतियों को प्रभावित करे, या वो जनता प्रभावित हो रही, वो नहीं चाहती उस चीज को। तो आप फिर अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं। एक तो ये कारण हो सकता है, या फिर आप कुछ भी कारण हो कि आपका व्यक्तिगत भी है, उसमें आपकी जनता भी नहीं जुड़ी, फिर भी आप उससे सहमत नहीं हो, तो त्याग पत्र दे दो, और कोई विकल्प नहीं आपके पास। एक तो ये है सामूहिक उत्तरदायित्व। दूसरा सामूहिक उत्तरदायित्व ये है कि अगर लोकसभा मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो सभी मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ता है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके खिलाफ उत्तरदायी हुई? लोकसभा के, क्योंकि वो मंत्री सारे, अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया सारे मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा, चाहे मंत्री थे राज्यसभा के सदस्य। लोकसभा में आपको पता है अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही आता है, तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव हो गया तो फिर सारे मंत्रियों को त्याग पत्र देना है। वो मंत्री, अब हमें पता है मंत्री बनने के लिए व्यक्ति कोई से भी सदन का सदस्य हो सकता है, तो चाहे राज्यसभा का सदस्य भी मंत्री था उनको भी त्याग पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि मुद्दा सामूहिक उत्तरदायित्व का है। तो यहां पर सामूहिक उत्तरदायित्व को आप स्पष्ट समझ लेना, अब सवाल गलत मत करना। और संसदीय शासन व्यवस्था की तो रीढ़ है ये, सबसे बड़ी चीज है ये संसदीय शासन व्यवस्था की, सामूहिक उत्तरदायित्व। अब अविश्वास प्रस्ताव की बात करें, वैसे तो ये संसद का विषय आए, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चर्चा कर ले जब मुद्दा आ ही गया। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है, और ये एक सत्र में एक बार ही लाया जा सकता है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट, अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने का कोई कारण बताना जरूरी नहीं है। बाकी तो आप कोई विधेयक लाते हो, कोई प्रस्ताव लाते हो, कारण बताना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हो तो सिर्फ आपको यह कहना कि हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, बस क्यों ला रहे हैं यह बताना जरूरी नहीं है। और अविश्वास प्रस्ताव पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ ही लाया जाता है, किसी एक मंत्री के विरुद्ध नहीं लाया जाता है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न हम देखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित आप कितनी जानकारी रखते हैं। एक प्रश्न है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, मैंने लिखा नहीं, अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की तथा चर्चा करने की अनुमति, अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की कहां? लोकसभा में, और चर्चा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। मतलब ये अनुमति कौन प्रदान करता है? ऑप्शन है आपके पास, लोकसभा प्रदान करती है, लोकसभा के द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है,
लोकसभा अध्यक्ष अनुमति प्रदान करता है, लोकसभा का महासचिव प्रदान करता है, या राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती है। अब देखो, आप सोचो जरा, और प्रश्न को हल करते करते बिना आंसर देखे आप अपना उत्तर कमेंट कर देना। एक चीज ध्यान रखना, अपनी कमजोरी को छिपाने से कुछ नहीं होता है। आप कमेंट में क्या कर रहे हो कोई नहीं देख रहा है, आपका कमेंट देख रहा है तो कोई जानता भी नहीं है आपको। बहुत ज़्यादा दुनिया नहीं जानती कि आप मेरे वीडियो को जो देख रहे हो वो सारे लोग आपको जानते हैं, और जानते हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा। कमजोरी को, अपनी कमी को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी ताकत होती है। आपके अनुसार क्या आंसर है वो आप कमेंट करो, मैं आंसर बताता हूं इसका आंसर लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल भी नहीं है, लोकसभा महासचिव नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है। आंसर आएगा लोकसभा। कठिन सवाल बनता है। देखो, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की और चर्चा करने की अनुमति स्वयं लोकसभा देती है, ना कि लोकसभा का अध्यक्ष। स्पष्ट याद रखना। यानी अगर कोई सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है तो इसकी सूचना वो अध्यक्ष को देता है, और अध्यक्ष ऐसी सूचना को सभा की अनुमति के लिए सदन के सामने रखता है। देखो, प्रश्न यहां से भी आ सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है, वो इसकी सूचना किसको देता है, तो तब तो अध्यक्ष आ जाएगा। लेकिन हमारा प्रश्न है कि भाई लोकसभा प्रस्ताव पेश करने की और उस पर चर्चा करने की अनुमति कौन देता है, तो स्वयं लोकसभा ही देती है। तो क्या होता है कि अगर कोई सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है तो वो सूचना देगा अध्यक्ष को, और अध्यक्ष ऐसी सूचना को सभा की अनुमति के लिए सदन के सामने रखेगा, और अध्यक्ष सभी सदस्यों से यह कहेगा कि जो भी इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाओ या हाथ खड़े कर लो, जो भी है। अगर कम से कम 50 सदस्य या इससे ज्यादा खड़े हो जाए तो माना जाता है कि लोकसभा ने प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दे दी है। और ध्यान रखना, मंत्री चाहे किसी भी सदन का हो, यह स्पष्ट ध्यान रखना, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी रहेगा। ये अच्छे से ध्यान रख लेना। तो किसी भी सदन का मंत्री है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो ऐसे सवालों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित एक सवाल और लेते हैं। तथ्यों का सवाल है, कॉन्सेप्ट का नहीं है। निम्न में से किस प्रधानमंत्री के खिलाफ सबसे कम अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं? सबसे कम जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। आप कमेंट करो या ना करो, मैं सीधी चर्चा करता हूं। चर्चा यह है कि साथियों, जब इस तरह का प्रश्न आता है तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है। इनके बारे में हो सकता है आपने पढ़ा हो कि इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं, चर्चित भी है। तो ये तो आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी तो इसमें सबसे कम की बात कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। फिर आप सोचोगे इसका लंबा कार्यकाल रहा है तो इनके खिलाफ भी खूब आए होंगे। जब इनका नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री का, तो प्रश्न दिमाग में ये उठता है, भोले भाले आदमी थे, बहुत नेक इंसान थे, मतलब इनकी सादगी की चर्चा इतनी है कि इतना सादगी से शायद कोई रह ही नहीं सकता। तो आपके मन में आएगा ये व्यक्ति, इनके खिलाफ ही सबसे कम वो आया होगा अविश्वास प्रस्ताव। फिर एक मोरारजी देसाई के बारे में सोच सकते हो कि इनका कार्यकाल भी थोड़ा सा ही रहा था, इनका कार्यकाल भी थोड़ा सा ही था, तो या तो ये होंगे। तो आप जो सीधे तौर पे आंसर देगा वो तो ये देगा कि लाल बहादुर शास्त्री है 100%, और कोई है ही नहीं, क्योंकि इससे शरीफ आदमी हो नहीं सकता, और इनके खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा इतने सज्जन आदमी के सामने, उनके खिलाफ। दूसरा ये सोचेगा दूसरी विचारधारा के लोग कि यार इतना आसान ऑप्शन में नहीं देंगे, ये तो हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है,
आंसर तो ये आएगा, जबकि आप इन तीनों में उलझ रहे हो। आंसर ये है। इनके खिलाफ केवल एक बार अविश्वास प्रस्ताव आया है, 1963 में जेबी कृपलानी लाए थे। इनके खिलाफ 3 अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। इनके खिलाफ तो 15 आए हैं, इनके खिलाफ 2 आए हैं। ऐसे प्रश्न ध्यान रखना, अगर पता नहीं हो तो छोड़ देना, क्योंकि तथ्यों के बारे में फिर भी कह रहा हूं कि तथ्यों के सवाल बाहर से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, जिनकी कोई सीमा नहीं है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी पढ़ रहा है, आप सारी चीजें नहीं पढ़ते हो। पेपर बनाने वाले की पढ़ाई की क्षमता ज्यादा होती है, वो पता नहीं कहां कहां से क्या क्या पढ़ता है। तो तथ्य का सवाल देना तो वो कहीं से भी ऐसा उठा के लाएगा जो कोई नहीं करेगा, लेकिन कई बच्चे दिमाग लगाते हैं एक्स्ट्रा। ध्यान रखना, जो प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं आता, जहां आपको वो उससे संबंधित आपको कुछ पता ही नहीं है, उसको छेड़ना मत। उस सवाल को, उसको वहां की वहां बंद रहने देना। उस पर सोचना ही मत, दिमाग पे प्रेशर ही मत डालना। कभी सोचना बहुत कम सवाल हुए, एक तो और कर देता हूं, ये तो सही निकलेगा। ऐसे सवाल हमारा -1/3 ले जाएगा, सीधी सी बात है। ऐसी गलती ना करें। आता है तो कर देना, नहीं आता है तो छोड़ देना ऐसे सवालों को। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर ही चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। ये अभी तक के इतिहास में 27 बार लाया गया टोटली, और आज तक कभी पास भी नहीं हुआ। एक बार भी ये पारित नहीं हुआ। 1979 में एक बार ऐसा मौका आया था जब मोरारजी देसाई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन वो प्रस्ताव पारित होने से पहले ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। उनको पता था कि भाई अब ये तो पास हो जाएगा, तो फिर उन्होंने पहले ही त्यागपत्र दे दिया। तो अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ, उससे पहले ही त्यागपत्र दे दिया। यानी आज तक, अभी तक एक बार भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। अब आप ये कह सकते हो, तर्क दे सकते हो कि वीपी सिंह है, एचडी देवगौड़ा है, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी है, ये भी तो हटे थे। अटल बिहारी वाजपेयी तो एक मत से हट गए थे, सरकार गिर गई थी। तो फिर ये कैसे हटे थे? इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ही तो पारित हुआ था। ध्यान रखना, वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा या अटल बिहारी वाजपेयी, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया, विश्वास प्रस्ताव लाया गया था। विश्वास प्रस्ताव या विश्वास मत हासिल करने में ये असफल रहे थे। तो विश्वास प्रस्ताव तो लाया जाता है सत्ता पक्ष के द्वारा, और अविश्वास प्रस्ताव लाया विपक्ष के द्वारा। तो वो विश्वास प्रस्ताव पेश नहीं कर सके। हालांकि राष्ट्रपति इस तरह के संकेत देते हैं, तब वो उनको साबित करना पड़ता है। जब उनको ऐसा लगता है कि अब ऐसा उनका ये बहुमत में नहीं है सरकार, तो उनको संकेत देते हैं, उनको कहते हैं कि भाई आप साबित करो अपना विश्वास मत, तब उनको ऐसा करना पड़ता है। या और भी 1-2 सिचुएशन है जिनमें विश्वास मत करना पड़ता है, बाकी वो संसद में चर्चा करेंगे। तो पहली बार अविश्वास प्रस्ताव भारत चीन युद्ध का, जब चीन युद्ध हो लिया था, तो उसके बाद अगस्त 1963 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाए थे आचार्य जेबी कृपलानी। तो 63 में लाए थे, 64 में निधन हो गया था उनका। तो एक बारी उनके कार्यकाल में ऐसा आया। और सबसे अधिक हमने चर्चा कर ली है, इंदिरा गांधी के विरुद्ध आए हैं 15 बार। शास्त्री जी दूसरे नंबर पर है, पीवी नरसिंह राव के पास भी 3 हैं, उनके खिलाफ भी 3 आए हैं, तो दोनों के 3-3 हैं। उसके बाद मोरारजी देसाई 2, जवाहरलाल नेहरू 1, राजीव गांधी 1, अटल बिहारी वाजपेयी 1, नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी एक बार अविश्वास प्रस्ताव आया है। और देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल 10 साल का रहा, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया। तो ये हमने थोड़ी सी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर ली, सामूहिक उत्तरदायित्व का जिक्र आ गया था इसलिए। अब हम चर्चा करते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, कि आखिर ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है। सामूहिक उत्तरदायित्व हो गया था, अब चर्चा करते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। देखो, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत अनुच्छेद 75 में निहित है। यहां से डायरेक्ट ऐसा प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जैसे वहां तो लिखा है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे,
तो इसका मतलब सीधा तौर पर यही है, वहां पूछ लिया कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, तो स्पष्ट रूप से कर देना अनुच्छेद 75 के दूसरे खंड में, या अगर खंड ना पूछे केवल अनुच्छेद 75 है तो फिर 75 कर देना, और अगर खंड पूछे तो फिर दूसरे खंड 2 में व्यक्तिक और खंड 3 में सामूहिक, यानी व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसका अर्थ यह है। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत यहां से निकलता है, अर्थात राष्ट्रपति किसी को भी मंत्री पद से हटा सकता है, यहां तक कि मंत्री परिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने पर भी। वास्तव में तो प्रधानमंत्री हटाता है भाई, लेकिन नाम राष्ट्रपति का ही होता है भाई। वैसे तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सलाह देगा कि इस मंत्री को हटा दो, बर्खास्त कर दो, या तो वो उनसे वैसे इस्तीफा मांग ले सीधा, वो खुद ही इस्तीफा दे दे, इस्तीफा राष्ट्रपति को ही जाएगा, प्रधानमंत्री को नहीं जाएगा, तो नाम तो सारा राष्ट्रपति का ही होता है। तो साथियों, कुल मिलाकर एक छोटी सी चर्चा हमारी सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को समझने के लिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेडिंग डालो मंत्रियों के दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स। लिखो, हेडिंग डालने के बाद लिखो संविधान में मंत्रियों के 2 प्रकार के उत्तरदायित्व बताए गए हैं। नंबर 1 सामूहिक उत्तरदायित्व, ब्रैकेट में लिख सकते हो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 2 व्यक्तिक उत्तरदायित्व, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे लिखो सामूहिक उत्तरदायित्व, हेडिंग डाल के लिखो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इंग्लैंड में संवैधानिक परंपराओं पर आधारित है तथा भारतीय संविधान सभा ने इसे वहीं से ग्रहण किया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 75(3) में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अब हेडिंग डालो सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ। 2 अर्थ लिखेंगे, 1 और 2। नंबर 1 डालो। नंबर 1 में लिखो मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मंत्री परिषद का सामूहिक निर्णय माना जाएगा। और आगे लिखो नंबर 2, अगर लोकसभा, या हमने जो मंत्रिमंडल लिखा है उसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मंत्री परिषद का सामूहिक निर्णय माना जाएगा, ऐसे लिख लेना, केवल मंत्रिमंडल भी मत लिखो। वैसे तो व्यवहार में देखो बैठक जो होती है मंत्रिमंडल की होती है, मंत्री परिषद की बैठक ही नहीं होती व्यवहार में, या बहुत कम होती है, ये मान लो बैठक सारी मंत्रिमंडल की होती है। लेकिन हमें तो व्यवहार भी और सिद्धांत भी नियम भी सारे देखने पड़ते हैं, तो आप ये लिख लो मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का ये द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मंत्री परिषद का सामूहिक निर्णय माना जाएगा। और नंबर 2 डाल के लिख लो, बाकी जो हमने समझाया था उसको आप बस याद रख लेना, सारी चीजें लिखवाने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 लिखो, अगर लोकसभा मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है, चाहे वे राज्यसभा से ही क्यों ना हो। नेक्स्ट, एक नोट डाल के लिखो, अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है तथा यह एक सत्र में एक बार ही लाया जा सकता है। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने का कोई कारण बताना आवश्यक नहीं है, अंडरलाइन कर लेना, नहीं है। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध ही लाया जाता है, किसी एक मंत्री के विरुद्ध नहीं। ये प्रश्न दोनों लिख लेना, इनके स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक ये प्रश्न स्क्रीनशॉट ले लो और एक ये प्रश्न। इस तरह के आपके भी दिमाग में प्रश्न उपज, इन प्रश्नों की ऐसी उपज होनी चाहिए। चलो आगे लिखो, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की तथा चर्चा करने की अनुमति स्वयं लोकसभा देती है, ना कि लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट,
ध्यान रहे, मंत्री चाहे किसी भी सदन का हो, सामूहिक रूप से वह लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी रहेगा। नेक्स्ट, अभी तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं, लेकिन एक भी पारित नहीं हुआ है। नेक्स्ट, 1979 में मोरारजी देसाई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उन्हें अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। लेकिन उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट, पहली बार अविश्वास प्रस्ताव भारत चीन युद्ध के बाद अगस्त 1963 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आचार्य JB कृपलानी के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट, सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव 15 बार श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाए गए। आगे लिखो, लाल बहादुर शास्त्री 3, PV नरसिंह राव 3, मोरारजी देसाई 2, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी 1-1 सबका। बाकी इनके अलावा किनके खिलाफ भी नहीं आया है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। हेडिंग डालो, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। इसमें लिखो, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत अनुच्छेद 75(2) में निहित है। अनुच्छेद 75(2) में निहित है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत अनुच्छेद 75(2) में निहित है, जिसमें कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, अर्थात व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, लिखना चाहो तो एक लाइन और लिख लो, अर्थात राष्ट्रपति किसी को भी मंत्री पद से हटा सकता है, यहां तक कि मंत्री परिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने पर भी। तो साथियों, ये था सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत। आशा करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।